बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिटिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें प्रिंसिपल देखना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो इस प्रिंसिपल को देखिएगा कि प्रिंसिपल में है कि सैंपल सॉल्यूशन, यानी कि वो वाला सैंपल जो हम यूज कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन का, इंजेक्टेड, इसको इंजेक्ट करना है इनटू द इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसे गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, वही इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इंट्रोड्यूस करना है। एंटर अ गैस, और फिर हमने क्या करनी है, गैस एंटर करनी है। क्या एंटर करनी है? गैस स्ट्रीम, गैस स्ट्रीम एक एंटर करनी है विच ट्रांसपोर्ट द सैंपल, जो सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेगी, मूव करवाएगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी इनटू द सेपरेटिंग ट्यूब। यानी कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर सैंपल को इंजेक्ट कर दिया, वहां पे एक गैस दाखिल की। ये गैस यानी कि आपको समझाने के लिए यहां पे मोबाइल फेज की बात की जा रही है कि एक मोबाइल फेज एक गैस दाखिल की विच ट्रांसपोर्ट द सैंपल, जिसने सैंपल को ट्रांसपोर्ट किया इनटू द सेपरेटिंग ट्यूब, जहां पे जाके हमने उस सैंपल को सेपरेट करना है। इस सेपरेटिंग ट्यूब को कॉलम बोलते हैं। बेटे ये हमारे पास प्रिंसिपल है। अगर हम इसका पर्पस की बात करें कि हम क्यों कर रहे हैं, तो बड़ा क्लियरली मैंने यहां पे लिखा है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ जाए। यूज टू द सेपरेटिंग द केमिकल कंपाउंड ऑफ द सैंपल मिक्सचर, यानी कि पहला हमारा मकसद क्या है कि हमारे पास अगर कोई सैंपल मिक्सचर मौजूद है जिसमें ये देखें ब्लैक डॉट्स सैंपल चीजें मौजूद हैं, रेड मौजूद है और ब्लू मौजूद है, ये आपके पास एक सैंपल है, सैंपल मिक्सचर है। अब अगर आप इन ब्लू वाले को अलग करना चाहते हैं, ब्लैक वाले को सेपरेट करना चाहते हैं और रेड वाले को भी क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो अब ये कह रहे हैं यूज टू द सेपरेटिंग द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ अ सैंपल मिक्सचर, यानी कि सैंपल मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। एंड देन, और इसके बाद आपने क्या करना है, डिटेक्ट टू डिटरमिन देयर एब्सेंस एंड प्रेजेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी कि हमने डिटेक्ट करना है किसी स्पेसिफिक कंपाउंड की प्रेजेंस के ऊपर कि वहां पे वो कंपाउंड मौजूद भी है कि नहीं है, या एब्सेंस। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर प्रेजेंट है तो हाउ मच प्रेजेंट, यानी कि कितना मौजूद होगा। यानी कि हमारे पास तीन काम करने हैं, तीन पर्पस है गैस क्रोमेटोग्राफी के। बेसिकली जो पर्पस है, एक सेपरेट करना, दूसरा चीजों की एब्सेंस और प्रेजेंस के बारे में जानना, तीसरा कि अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो कितनी है, हाउ मच इज प्रेजेंट, कितनी मौजूद है। उसके बाद इसके अंदर जो हम चीजें यूज करते हैं, दिस केमिकल आर कंपाउंड आर यूजुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और गैस। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारे पास सैंपल है वो कैसा होना चाहिए, गैस का होना चाहिए। ये मेरी बेसिक्स थी जो मैं आपको बता चुका हूं। एक और चीज यहां से समझ लें कि आपकी जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसमें आपने जो चीज जहन में रखनी है वो ये है कि इसके अंदर जो मोबाइल फेस होगी बेटा वो गैस होगी, इट शुड बी गैस। बेटा आपका सैंपल, मैं डिटेल में आगे जाके बताऊंगा, इन चीजों को डिस्कस करूंगा, वो भी क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। और आपकी जो स्टेशनरी फेस है बेटे वो लिक्विड भी हो सकती है प्लस सॉलिड भी हो सकती है, यानी कि ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है। इसको हम आगे लेके चलते हैं। जहां तक बात समझ आ गई है, अब मैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पे बात करूंगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। मैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पे बात करने लगा हूं। बेटा ये देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले एक सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर हम मोबाइल फेस रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, मोबाइल फेस। क्या रखेंगे बेटा, अब बातें साथ साथ समझते जाइएगा। पहले मैंने एक सिलेंडर लिया, कंटेनर लिया, इसमें क्या डाला बेटा मैंने, मोबाइल फेस। क्या है मेरे भाई, मोबाइल फेस। सबसे पहले क्या लिया जी, मोबाइल फेस। समय लगी बात।
हमने इसमें क्या डाल ली, मोबाइल फेस। मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को बताने की साथ साथ कोशिश करूंगा। मोबाइल फेस हो गई बेटा। मोबाइल फेस के बाद यहां से एक रास्ता निकल रहा है जहां से मोबाइल फेस से मूव करना है, ये जीसी की तरफ को मूव करेगा। इसके बाद इसके इस जगह पे एक प्रेशर कंट्रोलर लगा हुआ है। ये क्या है, प्रेशर कंट्रोलर। क्या है बेटा, प्रेशर कंट्रोलर क्या है, प्रेशर कंट्रोलर। इस प्रेशर कंट्रोलर के बाद बेटा यहां पे एक ओवन स्टार्ट होगा और इसका सबसे अहम पार्ट है बेटा ये इसका ओवन है। और इस ओवन के ऊपर यहां पे इंजेक्टर लगा है और इस इंजेक्टर के जरिए हम इसके अंदर सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये हमारे पास क्या है, इंजेक्टर। अब आपका जो सैंपल आ रहा है वो यहां पे जमा हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जहां पे ये वाला दो चीजें मिल रही हैं, इसको हम इनलेट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इनलेट पॉइंट। अब बेटे यहां से एक और ये निकलेगा और बेटा ये जाके सीधा कॉलम में जाएगा जी। ये है कॉलम, ये कॉलम। और कॉलम के यहां पे आगे इट माइट बी डिटेक्टर। ये आपका क्या है, ये था कॉलम। कॉलम ये क्या है, डिटेक्टर है। डिटेक्टर के आगे यहां पे डिस्प्ले यूनिट मौजूद होगा जो आपको रिजल्ट शो करेगा। बेटा ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन थी। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजों की तरफ मूव करता हूं कि जो इसमें यूज हुआ है। इसकी सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन लिखी है कि मोबाइल फेस के लिए सिलेंडर है, उसके बाद प्रेशर कंट्रोलर है, इनलेट पॉइंट है, इनलेट पॉइंट के ऊपर इंजेक्टर पड़ा हुआ है, इंजेक्टर से आगे इस इनलेट पॉइंट से आगे यहां पे ये क्या है आपका इंतहाई अहम फंक्शनिंग पार्ट, कॉलम। बल्कि मैं ये लिख चुका हूं, ये क्या है, कॉलम है। और ये पूरे का पूरा हिस्सा जिसके अंदर ये कॉलम इनलेट पॉइंट मौजूद है, इसको ओवन बोलते हैं। ये डिटेक्टर है, मैं बता चुका हूं। ये डिस्प्ले यूनिट है, ये मैं बता चुका हूं। अब जरा मोबाइल फेस पे आते हैं कि बेटा गैस क्रोमैटोग्राफी में जो हम मोबाइल फेस यूज करेंगे वो किस तरह की होगी। बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि यहां पे जो मोबाइल फेस यूज होगी उसके लिए कंडीशन है कि मोबाइल फेस शुड बी गैस। मोबाइल फेस क्या होनी चाहिए बेटा, गैस होनी चाहिए। जरूरी पहली चीज मोबाइल फेस में क्या होना चाहिए कि मोबाइल फेस शुड बी गैस, गैस हो। उसके बाद दूसरी चीज कि मोबाइल फेस नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। मोबाइल फेस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव हो। यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी मोबाइल फेस जब अपने सैंपल के पास जाए तो वहां पे रिएक्ट कर जाए, बल्कि क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम यूज की जा सकती है, N2 यूज की जा सकती है, कोई भी नॉन रिएक्टिव गैस यहां पे हम यूज कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा बेटे आगे चलते हैं। तो मोबाइल फेस अब नॉन रिएक्टिव है तो इसका मतलब है हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होनी चाहिए, कोई स्टेबल गैस होनी चाहिए जो क्या करे, आपके सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करे। क्लियर होगी ये बात। इसके बाद प्रेशर कंट्रोलर। अब इसका काम क्या है, ये प्रेशर कंट्रोलर यहां पे क्यों लगाया है बेटा, यहां से ये मोबाइल फेस आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। ये ग्रीन कलर की
जो मोबाइल फेस है, अब आप याद रखिएगा जो मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं दैट इज द फॉर मोबाइल फेस। तो अब ये मोबाइल फेस इस तरफ को मूव करेगी। अब जब ये मोबाइल फेस आगे की तरफ आ रही है तो देयर इज नो कंट्रोल, ये अपने एक प्रेशर पे आएगी। जो प्रेशर कम हो सकता है वो प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन प्रेशर को अफेक्ट कर सकती है। तो मोबाइल फेस का कभी प्रेशर ज्यादा होगा कभी कम होगा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, प्रेशर कंट्रोलर है। प्रेशर कंट्रोलर क्या करेगा कि बेटा यहां से जो मोबाइल फेस मूव हो रही है, जो मोबाइल फेस जो इसके पास आएगी, इसके प्रेशर को मेंटेन रखेगा। किसी भी हम इसे स्पेसिफिक प्रेशर पे रख सकते हैं कि जिस डिजायर प्रोडक्ट में जो प्रेशर हमें चाहिए होगा हम उसे इस प्रेशर पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रेशर को एडजस्ट कर सकता है। अब आए इंजेक्टर की तरफ। इंजेक्टर जो है हमारे पास कभी दो तरीके है, एक मैनुअल है, एक ऑटो है। कभी हमारे पास एक सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिरिंज होती है जिसके जरिए से हम इसे क्या करते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। ये अलहदा से एक आर्टिकल समझाया जा सकता है, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ बात समझा के चले जाने लगा हूं। दो तरह का होता है, एक मैनुअल होता है, एक ऑटो होता है। आजकल ऑटो है। हमारे पास सिरिंज होती थी जिसको हम इसमें सैंपल को भरते थे और फिर इसके अंदर इंजेक्ट करते थे। अब क्या आ गया, एक ऑटो आ गया, सैंपल खुद ब खुद क्या लिया जाता है, टेक किए जा रहा होता है। तो अब यहां पे इंजेक्टर जो है ये इंजेक्ट द सैंपल के काम आता है। इंजेक्टर के जरिए हम क्या करते हैं, इंजेक्ट द सैंपल। इसके जरिए हम क्या करते हैं, इंजेक्ट द सैंपल करते हैं। अब बेटे इसके ऊपर ये है आपका सैंपल। अब ये जो रेड कलर है ये है सैंपल के लिए। क्या है भाई, ये सैंपल। मेरे भाई अब सैंपल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सैंपल क्या होना चाहिए। बेटे आपका सैंपल मोबाइल फेस में जो यूज हो रहा है, पहली कोशिश तो ये है, होना तो ये चाहिए कि आपका जो सैंपल है वो क्या हो, गैस हो। पहली कंडीशन, सैंपल क्या हो, गैस हो। अच्छा, अगर गैस नहीं है, सैंपल क्या है, लिक्विड है, तो अब इस लिक्विड को कन्वर्ट करें किसके अंदर, गैस के अंदर। बात समझ आ गई है। अब इस लिक्विड को अगर आपके पास जो सैंपल मिक्सचर है वो क्या है, गैस है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो लिक्विड है तो इसको किस में कन्वर्ट करें, गैस के अंदर। लेकिन जब आप ये कन्वर्जन कर रहे हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस बात को यकीनी बनाए कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी बेटा, सैंपल की, वो लिक्विड से गैस में जाते हुए कैन नॉट चेंज। ऐसा ना हो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही बदल जाए, केमिकल नेचर ही बदल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं कि अब आपके लिक्विड इस तरह का नहीं होना चाहिए, यानी कि वो वाला सैंपल जो लिक्विड है और इसे आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो गैस में, आप गैस में इस तरह से कन्वर्ट करो, या वो वाला लिक्विड के जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ गए होंगे कि किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वही रहनी चाहिए, उसकी नेचर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, नो चेंज इन नेचर। उसकी केमिकल नेचर के अंदर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। क्लियर। अब यहां से ऊपर से सैंपल आएगा, बात को समझेंगे। रेड सैंपल आ गया यहां पे। अब यहां से कंट्रोल्ड प्रेशर से आपका जो मोबाइल फेस है वो इसके अंदर दाखिल हो जाएगी, ये इसके अंदर मोबाइल फेस दाखिल होगी। इज इट क्लियर। तो अब हम इसके इनलेट पॉइंट की बात करते हैं। हमने कहा इनलेट पॉइंट में आया तो आपका सैंपल और ये मिक्स हो गया है। जब बेटे यहां पे मिक्स हुआ है तो ये जो इनलेट पॉइंट है ये किसके काम आया बेटे, यहां पे आपकी मोबाइल फेस एंड दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, सैंपल मिक्स
हो जाएंगे, इनका मिक्सचर बन जाएगा, ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इनका क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। और बेटे यहां पे इनलेट पॉइंट के अंदर आपने एक और चीज का ध्यान रखना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है। टेम्परेचर क्या करना है, कंट्रोल करना है, यानी कि टेम्परेचर को हाई रखना है। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए यहां पे बेटा, हाई रहना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं इनलेट पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। वो क्यों बेटा, वो इसलिए हाई होना चाहिए कि हमने कहा था कि हमारा सैंपल में बी अ लिक्विड, सैंपल क्या होगा, लिक्विड भी हो सकता है। और अगर इसका टेम्परेचर हुआ कम, टेम्परेचर हुआ लो, जब टेम्परेचर कम होगा तो बेटे यहां पे जो लिक्विड था वो वापस किस गैस, जो आपने सैंपल लिक्विड में यूज किया था और इसे गैस में कन्वर्ट किया था, तो बेटे जब यहां पे आएगा, अगर यहां पे सैंपल का टेम्परेचर कम हो गया तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। लिहाजा इस जगह पे हमने क्या करना है बेटा, टेम्परेचर को हाई रखना है। इस एरिया का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। जब हाई होगा तो लिक्विड कैन नॉट चेंज इनटू द, सॉरी, गैस cannot change into लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड, वो सैंपल जो आपने गैस बनाया हुआ है वो लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट ना हो जाए। बेटे अब ये इनलेट पॉइंट और ये कॉलम जिस आपको ये ब्लॉक्स में नजर आ रहे हैं, इसको हम ओवन बोलते हैं। और इस ओवन का जो टेम्परेचर है वो नियर टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम बेटा सैंपल को देखते हुए इनलेट पॉइंट का भी टेम्परेचर और ओवन का टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, या लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ये तेजी से सेपरेशन हो जाती है। यानी कि अगर हमें ओवन का या इनलेट पॉइंट का किसी वजह से टेम्परेचर चेंज करना पड़ जाए, ये लास्ट में बात को दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन यहां पे बात सुन ले, यहां पे आइए तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं, अगर ओवन का या इनलेट पॉइंट का किसी वजह से अगर टेम्परेचर चेंज करना पड़ जाए तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। अच्छा बेटे अब इसका अहम तरीन हिस्सा कॉलम है जी। अब कॉलम के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लें कि कॉलम एक सेपरेटिंग यूनिट है जी, सेपरेटिंग पार्ट है, सारी सेपरेशन यहां पे होनी है। इसके अंदर स्टेशनरी फेस होती है। क्या होती है, स्टेशनरी फेस आपके कॉलम में होती है। ये तकरीबन 15 मीटर से 30 मीटर तक अलोंग हो सकता है। अब अगर मैं आपको ये कॉलम यहां पे दिखाऊं तो यहां से एक दो चीजें समझिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ लग गई होगी। नजर आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूं, शायद आपको नजर आना कहीं प्रॉब्लम नहीं करे। इस कॉलम के एक पीस को मैं यहां पे बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये आपका कॉलम है बेटे। ये कॉलम के अंदर इस जगह पे स्टेशनरी फेस लगी हुई होती है, मेरी बात समझिएगा। ये है स्टेशनरी फेस, ये है स्टेशनरी फेस जो इस कॉलम में लगी हुई है। ये अब बेटे ये जो स्टेशनरी फेस है ये सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। ये स्टेशनरी फेस सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। अगर स्टेशनरी फेस सॉलिड हुई तो फिर ये कौन सी होगी, हम गैस क्रोमेटोग्राफी जो सी पढ़ रहे हैं, अगर इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेस सॉलिड है तो हम इसे क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या हो जाएगी, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर यहां पे जो स्टेशनरी फेस है बेटा वो लिक्विड हुई, स्टेशनरी फेस लिक्विड हुई, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज पार्टीशन गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या होगी ये, पार्टीशन गैस क्रोमेटोग्राफी। बात समझ गए हैं। इस कॉलम के अंदर ये जो स्टेशनरी फेस है अगर तो क्या है, सॉलिड है तो क्या है, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर ये लिक्विड है तो क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा बेटे अगर तो हमने इसमें जब लिक्विड यूज करना है
अब बात को बहुत अहम तरीके से समझिएगा। अब अगर ये जो स्टेशनरी फेज है इट इज लिक्विड, तो बेटा वो वाला लिक्विड यूज करना पड़ेगा हमें, वो वाला लिक्विड यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट या जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो। कितना? देखो ओवन का कितना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ओवन का टेम्परेचर है। अब अगर यहां पे कोई लिक्विड ऐसा यूज हुआ जिसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो वो तो गैस बन के उड़ जाएगा और स्टेशनरी फेज काम नहीं करेगी, स्टेशनरी फेज गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और वर्किंग कैपेबिलिटी में नहीं रहेगी। यानी कि यहां पे आप अगर हमें लिक्विड यूज करना है तो वो वाला यूज करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपके ओवन के टेम्परेचर से क्या हो, ज्यादा हो। बात समझ गए हैं? अच्छा बेटे अब इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। अब ये है आपका कॉलम, क्लियर होगी बात? इसकी एग्जांपल में सिलिका ग्रीस का लिख लें जी, सिलिकॉन ग्रीस अब यूज करते हैं जी। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है। ये अक्सर औकात ज्यादातर जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें लिक्विड की जगह पे लिक्विड स्टेशनरी फेस में सिलिकॉन गैस यूज होता है। अच्छा बेटे अब देखिएगा, अब ये जो मिक्सचर था ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है, ये मोबाइल फेस आपके सैंपल को इसमें रन कर रही है, लेके आ गई है। मोबाइल फेस ने क्या किया है, सैंपल को घुमा के यहां पे दाखिल कर दी है। अब यहां पे देखिएगा ये आपकी मोबाइल फेस और इसके साथ ही ये आपका सैंपल इसके अंदर दाखिल हो गया है। अब हमने कहा था यहां पे क्या होनी है बेटा, सेपरेशन होनी है। बेटा सेपरेशन डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है, एफिनिटीज की वजह से, और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ऑन द बेस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। मैं किसको बेस बना रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास को, या बॉइलिंग पॉइंट। मैं बेस बना रहा हूं मॉलिक्यूलर मास को, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स को। किसको बेटा, बॉइलिंग पॉइंट्स को। अब मेरी बात समझिएगा, बहुत अहम बात है। मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं कि मैं अपनी बात को समझा सकूं। ये आपने लिख लिया होगा बेटे। यहां पे अब जो सैंपल है इसको मैं एफिनिटी और ऑन द बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करने लगा हूं। तो अब बात समझिएगा किस तरह करने लगा हूं, बेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास और बॉइलिंग पॉइंट। जब यहां पे सैंपल पहुंचा है, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल। मैं अब थोड़ा सा यहां पे प्रेजेंट कर देता हूं कि फर्ज करें हमारे पास जो सैंपल ये रेड है, ये ए है, सैंपल बी है, सैंपल सी है, या ए है या बी है। दो सैंपल है यहां पे जी, ए है या बी। इनको आपने सेपरेट करना है। ये जो रेड नजर आ रहे थे यहां पे ए और बी सैंपल है, ए और बी, ए और बी, और मोबाइल फेस से उठा के लेके आई है। अब आपके सैंपल मिक्सचर के अंदर ए प्लस बी शामिल है। क्या शामिल है, ए प्लस बी शामिल है। क्या है बेटा जी, ए प्लस बी शामिल है। अब जब ये सेपरेशन से गुजरेगा, सेपरेटिंग ट्यूब से गुजरेगा, कॉलम से गुजरेगा, तो अब जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, अब मेरी बात तवज्जो से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, मूव फास्टर, वो क्या करेंगे, तेज मूव करेंगे। और जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो मूव स्लो, वो आहिस्ता मूव करेगा। अब मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है किससे बेटे, बी से। ए का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है, बी से। तो अब ये जो ए वाले हैं वो तेजी से मूव करके आगे चले जाएंगे, और जो बी वाले हैं वो थोड़े से पीछे रह जाएंगे। ए वाले आगे चले जाएंगे, बी वाले पीछे रह जाएंगे, तो इनकी क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर मास लो होगा, लो मॉलिक्यूलर मास वाले, दूसरी चीज हमने मॉलिक्यूलर मास कही थी, हमने कहा था लो मॉलिक्यूलर मास वाले मूव फास्टर, तेजी से मूव करेंगे, और हाई
मॉलिक्यूलर मास वाले मूव स्लो। हम कहते हैं ए का मॉलिक्यूलर मास बी से क्या है, ए का मॉलिक्यूलर मास बी से कम है तो ए मूव करके आगे चला जाएगा, बी पीछे रह जाएगा। यहां पे हो गई बेटा सेपरेशन। बेटा जब सेपरेशन होगी तो ये मूव करते हुए इन डिटेक्टर्स में दाखिल होंगे। अब डिफरेंट काइंड के डिटेक्टर्स यूज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स हम यहां पे यूज कर सकते हैं। और अगर यहां पे डिटेक्टर की जगह पे एमएस यूज किया जाए कि मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाए तो इसे जीसीएमएस भी कहते हैं, जो हमारा लेक्चर इस लेक्चर के बाद अपलोड हो जाएगा, उसका लिंक हम यहां पे आपको गिवन कर देंगे, दे देंगे। लेकिन यहां पे अगर एमएस यूज हो तो हम उसे कहते हैं जीसीएमएस का नाम देना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट तरह के डिटेक्टर्स होने लग पड़ते हैं। और यहां पे अब हमारा क्या है, डिफरेंट तरह के डिटेक्टर हो सकते हैं, फ्लेम फोटोमीटर डिटेक्टर, आयोनाइजेशन डिटेक्टर, डिफरेंट डिटेक्टर्स अगर कहेंगे तो इस पे एक अलग लेक्चर चाहिए, वो मैं अलग बना दूंगा। डिटेक्टर्स इनको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट बेटे, इस डिटेक्टर के बाद आगे आता है डिस्प्ले यूनिट। अब डिस्प्ले यूनिट क्या है, मेरी बात बड़ी आसानी से समझ जाए। यहां पे ये ग्राफ शो करेगा, मैं इस ग्राफ को समझा देता हूं। अगर कहेंगे तो एक्स्ट्रा लेक्चर इस पे दे सकते हैं, हम पूरी बात तफसील में समझा सकते हैं। सिर्फ एक आधी बात यहां पे समझ लें कि बेटा ये होता है आपका डिस्प्ले यूनिट, कोई कंप्यूटर कोई स्क्रीन, इसके ऊपर ग्राफ आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक ये वाई एक्सिस होता है। अब यहां पे जो ग्राफ बनेगा, इससे पहले भी एक बात सुन लेंगे, अगर हमारा कॉलम यूज किया हो तो हम इसके अंदर से बार बार मोबाइल फेस गुजारते हैं और यहां पे एक पहले सैंपल के बगैर मोबाइल फेस गुजारते हैं और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन नीचे ले लेते हैं जो हमें बताती है कि इसके अंदर नॉइस नहीं है, साफ हो चुका है। इस तरह लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कॉलम साफ है और आप वर्किंग कर सकते हैं। इसलिए लास्ट नीचे ये लाइन आएगी और अगर नीचे वाली लाइन इस तरह हो तो इसका मतलब है ये क्या कर रही है, नॉइस कर रही है। यहां पे आपका जो कॉलम है वो खराब हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बहरहाल ये एक अलग से आर्टिकल हम तफसील में समझा सकते हैं अगर आप हमें कहेंगे तो। अब यहां पे देखें, यहां पे एक लाइन आ जाएगी जो हमें कॉलम क्लियरेंस बताएगी। अब इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आपका टाइम लिया जाएगा, ट्रांजिशन टाइम, और वाई एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ सैंपल ली जाएगी, जो सैंपल की इंटेंसिटी है। तो अब यहां पे जो ए मूव करके आगे चले गए थे, अब यहां पे दो पीक्स बनेंगी हमारे पास। दो, हमने कहा था कि इसके अंदर सैंपल के अंदर दो कंपाउंड्स है तो दो पीक बनेगी। तो अब एक पीक बेटा, ये फर्स्ट पीक उसके लिए होगी जो यहां पे तेजी से मूव किया है, लो मॉलिक्यूलर मास वाले के लिए। ये फर्स्ट पीक इसके लिए होगी, लो मॉलिक्यूलर मास वाले के लिए, यानी कि ए की ये पीक होगी। इसके बाद एक और पीक, कुछ टाइम गुजरेगा और ये दूसरे की पीक उसके लिए होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाई होगा, हाई मॉलिक्यूलर मास। या इसे आप कह सकते हैं कि ये ए उनके लिए है जो फास्ट मूव करके आए हैं और ये बी उनके लिए जो स्लो मूव करके आए हैं। बात समझ लग रही है जी? ये है आपका ग्राफ, इसको और हम और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं।